Hello students, AS level chemistry chapter is atomic structure lecture number 11। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कितने डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो जनरली आपने ये याद रखना है, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज आयोनाइजेशन एनर्जी, that can control ionization energy of an element. Now what are these three factors? नंबर वन, पहला फैक्टर जो आपने माइंड में रखना है, जो आपने याद रखना है, आयनाइजेशन एनर्जी इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक रेडियस, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ अ शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरा फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, इट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। और तीसरा फैक्टर जो हमने याद रखना है, इट इज़ शील्डिंग और स्क्रीनिंग। इस वर्ड से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ ये केमिकल टर्म है जो आपने अपने माइंड में रखनी है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत सिंपल, मैं इसका सिंपल मीनिंग भी बताऊंगा और बहुत ही सिंपल वे से मैं ये तीनों फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपने याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ elements depends on three factors: atomic radius or distance from the nucleus, nuclear charge, and shielding, which is also known as screening. तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस, हाउ एटॉमिक रेडियस इट कैन कंट्रोल आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए, मैं आपको साथ साथ एग्जांपल भी देता रहूँगा ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन फैक्टर्स के पे बेस्ड बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन जो हैं आपको पास्ट पेपर्स में मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? देखिए, रेडियस इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ शेल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, इट इज नोन एज रेडियस। अगर हम एग्जांपल लें ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स की, ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स में क्या चीज़ कॉमन है? सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 1 में हैं, दे हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनके वैलेंस शेल में, उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम पहला एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम। लिथियम के बाद नेक्स्ट जो मेंबर है ग्रुप नंबर 1 का, इट इज सोडियम 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 8 1। पोटेशियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 8 8 1। अब यहाँ पे ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिख के दिखाई है, इसका सिंपल पर्पस ये है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि एक एलिमेंट में कितने शेल्स हैं। लिथियम में जैसे आप देखें तो देर आर 2 शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ लिथियम। सोडियम में कितने शेल्स हैं? 3। पोटेशियम में कितने शेल्स हैं? 4। अब आपने ये बात याद रखनी है, सिंस दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1, so group 1 elements they can lose how many electron? They can lose 1 electron, and that 1 electron is present in the outermost shell, in the valence shell. तो अब आप उसको उसकी बेस पे आप ये कह सकते हैं बहुत आसानी से, अगर हम वैलेंस शेल का डिस्टेंस देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किस एटम का होगा? सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस लिथियम एटम का होगा, बिकॉज लिथियम हैज 2 शेल्स। लिथियम के वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान सिर्फ एक शेल है, लेकिन लिथियम के मुकाबले में सोडियम का साइज रेडियस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के पास 3 शेल्स हैं। सोडियम के वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान 2 शेल्स प्रेजेंट हैं। और पोटेशियम इन तीनों एलिमेंट में से सबसे लार्जेस्ट होगा। अब आप ये देखें, मैं पहले बता चुका हूं, ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, दे ऑलवेज लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखें तो दिस इज द डिस्टेंस, देयर इज ओनली वन शेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ सोडियम डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, बिकॉज देर आर 2 शेल्स बिटवीन न्यूक्लियस
एंड द वैलेंस शेल। और अगर हम पोटेशियम को देखें, डिस्टेंस फर्दर इंक्रीज हो गया है बिकॉज देर आर 3 शेल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, जो जो नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस उतना ज्यादा होता चला जाता है। और जितना डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, न्यूक्लियर पुल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द वैलेंस शेल, वो उतनी कम होती चली जाती है। तो इस वक्त सबसे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वैलेंस शेल में हो, किस वैलेंस शेल के लिए होगी, पोटेशियम के वैलेंस शेल के लिए। क्योंकि पोटेशियम का वैलेंस शेल सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है कंपेयर टू अदर टू एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं अगर हम तीनों एलिमेंट्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो किस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे इजी होगा? जी हाँ, पोटेशियम। पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे इजी होगा। रीजन, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, सो मिनिमम एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव to remove this electron, since minimum energy is required to overcome, to break electrostatic force of attraction। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेन पॉइंट हमने याद रखना है, जनरल इंफॉर्मेशन जो आपने याद रखनी है, आपने याद रखना है लार्ज साइज एटम्स दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। large size atom can lose electron easily, they have low ionization energy, they are more reactive। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो तीन एलिमेंट्स मैंने आपके सामने ग्रुप नंबर 1 के शो किए हुए हैं, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? पोटेशियम। रीजन क्या आप याद रखेंगे, वाई पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव? बिकॉज इट हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। Why it has lowest ionization energy? Due to largest radius। अभी हम सिर्फ रेडियस की बात करेंगे क्योंकि बाकी दो फैक्टर अभी हमने नहीं पढ़े। जब हम सारे फैक्टर पढ़ लेंगे, सारे फैक्टर्स को हम अपने आंसर में अप्लाई किया करेंगे, सारे फैक्टर्स हम अपनी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। तो अभी मैं सिर्फ एक फैक्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, उसकी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ये लिखना है कि पोटेशियम is most reactive. It has lowest ionization energy out of these three. Why? Because it has largest atomic radius। तो सिंपल एक वर्ड याद रखना है, लार्ज साइज, लार्ज रेडियस, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे। देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जैसा कि इस टर्म को देख के ही आपके माइंड में आ गया होगा न्यूक्लियर चार्ज का क्या मीनिंग होगा। न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, आप लोगों को आइडिया है? न्यूक्लियस में दो टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो मेन हम जिनको इंपॉर्टेंस देते हैं। नंबर 1 है प्रोटॉन एंड नंबर 2 है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उसको छोड़ दें, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस पे चार्ज हमेशा किस पार्टिकल, किस सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से होता है? न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है इट इज ड्यू टू प्रोटॉन। तो आप कह सकते हैं जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, सिंपल सी बात। किसी भी एटम में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसके न्यूक्लियस में उतना ज्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखें ये एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 2 के आपके सामने आ रहे हैं। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स का ये मतलब है, ये जो एलिमेंट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं इन सब एलिमेंट्स में दो दो शेल्स हैं। जैसे देखें लिथियम 2 शेल्स हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब एलिमेंट्स में दो दो शेल्स हैं। इन सब एलिमेंट्स में दो दो शेल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब आप अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं, सब में दो दो शेल्स हैं। इस वक्त हम सिर्फ बात करने लगे हैं न्यूक्लियर चार्ज की। तो देखें लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? बिल्कुल ठीक है 3। क्यों? बिकॉज इट हैज 3 प्रोटॉन। बेरिलियम 4, 5, 6। तो देखें लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप ये देखें शेल्स कितने हैं, 2। एटॉमिक नंबर कितना है लिथियम का, 3। 3 प्रोटॉन है। न्यूक्लियर चार्ज हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज इसके 3 प्रोटॉन है, 3+। सिर्फ प्रोटॉन की बेस पे आपने न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करना है। 2 शेल्स को अट्रैक्ट करना है 3 प्रोटॉन में। नियॉन में कितने प्रोटॉन्स हैं, 10। कितने शेल्स को अट्रैक्ट करना है, 2 शेल्स को। तो कहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, नियॉन में। बिल्कुल सही। उसकी वजह, बिकॉज इट हैज मोर प्रोटॉन, इट हैज मोर न्यूक्लियर चार्ज। जितने प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नियॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे डिफिकल्ट होगा। तो नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा इस पीरियड में। तो नियॉन सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो आपने बात याद रखनी है कि जब भी प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, जब भी प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियर पुल ज्यादा हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज हो जाती है। 2 फैक्टर हमने पढ़ लिए। मैं दोबारा एक दफा मैं आपको सिंगल वर्ड एक्सप्लेनेशन दे देता हूं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। एटॉमिक रेडियस हमेशा लार्ज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एलिमेंट वुड बिकम लेस रिएक्टिव। सिंपल सी 2 बातें हैं। तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा फैक्टर। अब इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शील्डिंग या स्क्रीनिंग क्या होती है, बहुत ही सिंपली, बहुत ही सिंपल वे में देखे मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, और एक एक वर्ड बताऊंगा आपको कि व्हाट इज शील्डिंग। एक वर्ड से शील्डिंग क्या होती है। देखिए मैं आपके सामने सोडियम एटम शो कर रहा हूं, दिस इज सोडियम एटम। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एलिमेंट्री क्लासेस में, ये जो हमारा शेल होता है, जो लास्ट शेल है, इट इज वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। लेकिन क्या आप लोगों को पता है इन शेल्स को क्या कहते हैं, दीज शेल्स विच आर प्रेजेंट इनर टू द वैलेंस शेल, विच आर प्रेजेंट बिटवीन वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस, इन शेल्स को क्या कहते हैं, इन शेल्स को हम कहते हैं इंटरवीनिंग शेल्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इनर शेल्स में होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, उनको हम बोलते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इंटरवीनिंग शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है सोडियम में जो प्रोटॉन्स हैं, दे हैव एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल द शेल्स, फॉर ऑल द शेल्स। सोडियम का न्यूक्लियस शेल नंबर 1 को भी अट्रैक्ट कर रहा है, शेल नंबर 2 को भी अट्रैक्ट कर रहा है, शेल नंबर 3 को भी अट्रैक्ट कर रहा है। जब सोडियम का न्यूक्लियस शेल नंबर 1 को अट्रैक्ट करता है, तो इज देयर एनीथिंग बिटवीन शेल नंबर 1 एंड न्यूक्लियस, कुछ भी नहीं है। इट मींस न्यूक्लियस is able to attract shell number 1 without any hindrance, without any hindrance sodium can attract shell number 1। लेकिन जब सोडियम का न्यूक्लियस शेल नंबर 2 को अट्रैक्ट करता है, तो व्हाट इज प्रेजेंट बिटवीन शेल नंबर 1, सॉरी, शेल नंबर 2 एंड न्यूक्लियस, बिटवीन शेल नंबर 2 एंड न्यूक्लियस शेल नंबर 1 इज प्रेजेंट। अब सोडियम का न्यूक्लियस शेल नंबर 2 को अट्रैक्ट करता है, लेकिन सोडियम का जो फर्स्ट शेल है, इट गिव्स रिपल्शन टू द सेकंड शेल। मैं दोबारा कह रहा हूं, जरा गौर से सुने। सोडियम का न्यूक्लियस सेकंड शेल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन सोडियम का फर्स्ट शेल सेकंड शेल को रिपेल करता है। क्यों? सोडियम का न्यूक्लियस पॉजिटिव है, सेकंड शेल नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सोडियम का सेकंड शेल नेगेटिव है, सोडियम का फर्स्ट शेल भी नेगेटिव है, सिमिलरली चार्ज पार्टिकल दे रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ
कि न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो शेल नंबर 2 के लिए वीक हो जाएगी। कितनी वीक हो जाएगी? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। देखें, जैसे सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। फर्स्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान कुछ नहीं था। इट मींस 11 प्रोटॉन्स आर एबल टू अट्रैक्ट शेल नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेकंड शेल के लिए क्या होगा? सेकंड शेल में आपके प्रोटॉन 11 रहेंगे, लेकिन इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेकंड शेल एंड द न्यूक्लियस 2। तो इसका मतलब है 11 प्रोटॉन्स आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट, और कितने इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं सेकंड शेल को? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं सेकंड शेल को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो हाउ मेनी प्रोटॉन विल रिमेन एबल टू अट्रैक्ट द सेकंड शेल? 9। बिल्कुल ठीक है। तो पहले केस में देखें 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे, दूसरे केस में 9 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आप वैलेंस शेल पे चले जाएं, मुझे बताएं वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। लेकिन वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब जब 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं? इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 11 माइनस 10, तो कितने प्रोटॉन जो हैं दे विल रिमेन एबल टू अट्रैक्ट द लास्ट शेल? 1। 11 माइनस इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स 10, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल के लिए क्या हो गया? कम हो गया। जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ये जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसको हम कहते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग। और एक वर्ड में अगर आपने याद रखना है क्या होती है शील्डिंग और स्क्रीनिंग, तो एक वर्ड में आपने याद रखना है शील्डिंग और स्क्रीनिंग, इट इज द रिपल्शन। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इज द रिपल्शन। रिपल्शन ड्यू टू व्हाट? रिपल्शन ड्यू टू इंटरवीनिंग शेल्स और इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कंप्लीट डेफिनेशन जो आप माइंड में रख सकते हैं, व्हाट इज शील्डिंग और व्हाट इज स्क्रीनिंग? इट इज द रिपल्शन caused by intervening shells to the valence shell. Repulsion caused by the intervening shells to the valence shell. It is known as shielding और screening. अब देखें, एक बात याद रखें, ये जो शील्डिंग है, शील्डिंग का वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि हम ये केमिकल टर्म यूज करते हैं, लेकिन इसका फौरन मीनिंग भी आपके माइंड में आना चाहिए कि शील्डिंग का मतलब है रिपल्शन। तो आपको पता चल गया ये जो शील्डिंग है, ये जो रिपल्शन है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इंटरवीनिंग शेल्स पे, नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे। आप जरा एग्जांपल देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपके सामने है। मुझे बताएं लिथियम में कितने इंटरवीनिंग शेल्स हैं? 1। बिल्कुल सही, टोटल 2 शेल हैं। बाहर वाला तो वैलेंस शेल है, तो एक इंटरवीनिंग शेल है। सोडियम में कितने इंटरवीनिंग शेल हो गए? 2। पोटेशियम में 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा रिपल्शन, सबसे ज्यादा रिपल्शन किस एलिमेंट में होगी? पोटेशियम में। रीजन क्या देंगे आप? बिकॉज पोटेशियम हैज 3 इंटरवीनिंग शेल्स, पोटेशियम हैज 18 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की बात आए तो सारों को ऐड अप कर दें, शेल्स की बात आए तो सिर्फ नंबर ऑफ शेल देख लें, इनर शेल्स कितने। तो इसका मतलब हुआ सबसे ज्यादा रिपल्शन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में है, सबसे ज्यादा रिपल्शन। रिपल्शन ज्यादा होने से पुल ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाता है? पुल ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाता है, और जब पुल ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब है सबसे इजीली पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव हो सकता है? सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम की क्यों होगी? क्योंकि पोटेशियम में शील्डिंग, पोटेशियम में रिपल्शन सबसे ज्यादा है। तो अब इन तीनों फैक्टर्स की बेस पे जो मैं आपको ये लेक्चर की समरी अगर बताऊं एक लाइन में आपने जो बात याद रखनी है, अगर कोई रिएक्टिव मेटल है, 2 3 4 आपको मेटल दिए हुए हैं, उनमें से रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा?
जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और कब होगा ऐसा? when an element would be reactive, when a metal would be reactive, when it would have lowest ionization energy out of 3 4 जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन है, जितने भी मेटल गिवन, उनमें से कब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी? तीनों फैक्टर्स को अब आपने एक एक वर्ड में याद रखना है, एक एक वर्ड के साथ आपने याद रखना है। लो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए जी? एटॉमिक रेडियस लार्ज होना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर चार्ज लेस होना चाहिए। और शील्डिंग क्या होनी चाहिए? शील्डिंग मीन रिपल्शन, शील्डिंग ज्यादा होनी चाहिए। तो देखें, एक मैं आपको लाइन में इस पूरे लेक्चर को समराइज कर रहा हूं कि लो आयनाइजेशन एनर्जी मींस लार्ज एटॉमिक रेडियस, इट मींस लो न्यूक्लियर चार्ज, इट मींस मोर रिपल्शन, मोर शील्डिंग। तो आज जो हमने लेक्चर स्टडी किया, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है, दिस इज द समरी ऑफ दिस लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, प्लीज़ कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।